ओके डियर फ्रेंड्स, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा कि भारत में जो यवन राज थे उसमें से 4 शासक थे मुख्यतः हिंदी यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो हिंदी यूनानी शासक को हमने कल के वीडियो में देखा था। अब देखिए, जो ये हिंदी यूनानी है या फिर शक है या पहलव है, ये कुषाण है, तो ये सारे भारत के उत्तर पश्चिम से एंटर करते हैं। जैसे अगर हम मैप में देखें तो मान लीजिए इस प्रकार से मैं अगर थोड़ा सा ये बनाना चाहूँ और ये बना देता हूँ, मान लीजिए एक रफ आइडिया से देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरफ से, ठीक है, यहाँ से सारे जो भी ये थे इन्होंने एंटर किया, हिंदी यूनानी, शक, पहलव, कुषाणों ने। तो ये वाला पोर्शन जो है ये उत्तर पश्चिम भाग का है। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पहाड़ियाँ हैं और पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं से जो दर्रे हैं, उन्हीं दर्रों से सारे लोग यहाँ से एंटर किए हैं। एक बात आपको और बता दूं मैं कि जितने भी बाहरी आक्रमणकारी रहे हैं, तो उन सारे बाहरी आक्रमणकारियों में से सारे जो आक्रमणकारी रहे हैं वो इसी रास्ते से फ्रेंड्स आए हैं। इसी रास्ते से आने का एक कारण है कि सिर्फ यही रास्ता जो था वो ओपन था। बाकी देखिए यहाँ से पर्वत था, यहाँ अगर नीचे तरफ हम आते हैं फ्रेंड्स अपने पेनिसुला एरिया में, इधर ये वाले एरिया में, तो यहाँ क्या था कि सागर था। तो सबसे जो सुगम रास्ता सबको मिलता था वो यही मिलता था। तो यहीं से सारे लोगों ने एंट्री मारी। तो पहले हमने देखा कि हिंद यूनान शासक आए। आज अपना पढ़ने वाले हैं क्या, शक, पहलव, पहलों को पार्थियन भी कहते हैं, और साथ में पढ़ेंगे कुषाण। तो ये हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं शक। तो यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत में अफगानिस्तान से लेके नीचे तक के भागों में अलग अलग थीं। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जिसकी राजधानी इन्होंने तक्षशिला बनाई, तीसरी शाखा में मथुरा और चौथी शाखा में पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा में उत्तरी दक्कन के जो भाग हैं उसमें इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अगर पहले शासक की बात करें तो मोअ नाम का एक शासक था जो कि पहला शासक था। तो कह सकते हैं शकों का पहला शासक कौन था, मोअ, ठीक है। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, ये मध्य एशिया के निवासी थे और ये चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर दिया। यानी कि 58 ईसा में उज्जैन का एक स्थानीय शासक था, इसने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत नाम से प्रारंभ किया गया। उसी समय से विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई और इस उपाधि में 14 तक पहुँचे। मतलब कैसे, विक्रमादित्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से 14 तक पहुँचे। और गुप्त सम्राट में एक हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और ये सबसे ज़्यादा विख्यात विक्रमादित्य हुआ। इसी के उसमें आप देखते हैं कि वो विक्रम बेताल की जो कहानी है, तो बेताल इसके ही दरबार का एक बहुत ही प्रसिद्ध दरबारी था जो कि इसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये जो गुप्त शासक था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक, यानी सबसे लंबे समय तक शासन किया। इन्होंने लगभग 4 शताब्दी तक शासन किया था। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था क्या, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम शकों का सबसे प्रसिद्ध राजा था जिसका शासनकाल 130 से 150 ईसा के लगभग माना जाता है और इसने गुजरात के बड़े भाग पे कब्जा कर लिया था। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील जो कि मौर्यों द्वारा निर्माण की गई थी, इसका जीर्णोद्धार भी कराया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख के नाम से जानते हैं, ये जारी किया था। तो गिरनार जो अभिलेख है ये किसके द्वारा, रुद्रदामन द्वारा लिखा गया अभिलेख है और ये गिरनार गुजरात क्षेत्र में आता है।
इसके पहले देखिए जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा में अभिलेख रचित किए गए थे। भारत, हमने ये भी देखा था कि जो अशोक था उसने भी प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखे थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप नाम से जानते थे, ये क्षत्रप वो कहलाते थे। अगला शासक है पार्थियन या पार्थियाई या पहलव। तो देखिए भारत में हम देख रहे हैं क्या, यवन राजा। तो यवन राज्य में हमने शक देखा, शक के बाद हम देख रहे हैं पार्थियाई या फिर पहलव। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत आया था। तो सेंट टॉमस नाम का ईसाई इस समय धर्म प्रचार के लिए आया था। पार्थियाई लोगों का मूल निवास जो था वो ईरान था। तो देखिए सारे लोग जो हैं वो उत्तर पश्चिम से ही एंटर किए, जैसा मैंने शुरू में आपको एक मैप थोड़ा सा ड्रॉ करके भी बताया, तो वहीं से सारे लोगों ने एंटर किया। और ये सारे लोग मध्य एशिया या फिर हम ईरान का देखिए, जैसे ये पार्थियाई लोग कहाँ के, ईरान थे, तो ये सारे मध्य एशिया के क्षेत्र के लोग ही रहे हैं। अगले शासक के बारे में देखते हैं, तो जो है अपना क्या, कुषाण। कुषाण बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, क्योंकि इनका जो रोल है वो सबसे ज़्यादा आता है कनेक्टिविटी में और व्यापार में। कुषाणों के लिए हम ये कह सकते हैं कि देखिए जो एशिया में हम देखते हैं कि जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग था, तो उस रेशम मार्ग का जो एक क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए अपना ये देखिए भारत है, इस प्रकार से ये, तो देखिए यहाँ से इधर से सिल्क रूट जाता है ये। तो ये जो सिल्क रूट है जो कि चाइना से और इधर का जो यूरोप वाला क्षेत्र था इसको जोड़ता था। तो कुषाणों ने क्या किया कि यहाँ पर अपना कब्जा जमाया। तो जब यहाँ पर इन्होंने अपना कब्जा जमाया कुषाणों ने, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो सिल्क रोड का एक्सेस था, ये सिल्क रोड का सारा एक्सेस इस कुषाणों के यहाँ से जाने लगा। तो ये व्यापार में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाने लगे और चीन से जो भी माल जाता था यूरोप के लिए, वो सारा माल इसी रूट से चूंकि जाने के कारण कुषाणों का इसमें बहुत बड़ा हाथ हो गया। इससे इन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी काफ़ी बेहतर कर लिया था। चलिए कुषाणों के बारे में और देखते हैं। पहलों के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाए। इनको यूची एवं तोखरी भी कहा जाता था। यूची नामक कबीला 5 कुलों में बंट गया था। उन्हीं में से एक क्या थे, कुषाण थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों को की मतलब इनकी जो द्वितीय राजधानी थी वो क्या थी, मथुरा थी। तो पहली राजधानी हमने देखी पुरुषपुर या पेशावर, और दूसरी राजधानी इनकी क्या थी, मथुरा थी। कनिष्क ने 78 यानी कि 78 ईसा में गद्दी पर बैठने के एवज में या उस समय बैठने के उत्सव के रूप में इन्होंने एक संवत चलाया था 78 ईसा में, जिसको शक संवत नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुषाणों ने शक संवत चलाया है, शकों ने शक संवत नहीं चलाया। किसने चलाया है, कुषाणों ने चलाया है। और कुषाण में किसने चलाया है, कनिष्क ने चलाया है। तो चूंकि कनिष्क जो था वो 78 ईसा में गद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा, तो इसी के उपलक्ष्य में 78 ईसा में ही उसने शक संवत चलाया था। और ये जो शक संवत है जिसे भारत अपने कैलकुलेशन के लिए आज भी प्रयोग करती है भारत सरकार, तो ये शक संवत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कितने में चला, 78 में। हमने एक और देखा था अभी तो संवत, तो वो विक्रमा संवत था और वो विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था वहां पर। और ये शक संवत है जो कि कनिष्क के द्वारा चलाया गया है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जिसमें से जो एक बौद्ध विद्वान वसुमित्र थे उसने इसकी अध्यक्षता की थी। तो अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला जो बेल्ट था जिसे हम सिल्क रूट कह रहे थे, तो चूंकि वहां पर सारी जगह इनका कब्जा था कुषाणों का, तो वहीं पर एक चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। हमने देखा था कि जब 4 बौद्ध संगीतियां देखी थी तो उसमें से चौथी बौद्ध संगीति जो थी वो इसी के समय में, कनिष्क के समय में ही कश्मीर में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का ये अनुयायी था।
चीनी जनरल पेन चौआ ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से भी उत्कृष्ट थी। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। अब देखिए, अगर प्रश्न ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो मतलब ज़्यादा सिक्के हैं वो गुप्त शासन में जारी हुए हैं, स्वर्ण सिक्के। लेकिन अगर सबसे खरे सोने की बात कर ली जाए कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, तो किन्होंने चलाए? कुषाणों ने ही सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाणों ने उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी उन्होंने जारी किए थे। कनिष्क का राज्यवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता लिखी है। चरक उस समय शल्य चिकित्सा और औषधि विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता हुए और ये कनिष्क के समय ही थे। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो महाविभास को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, जिसके रचनाकार वसुमित्र हैं, और वसुमित्र भी कनिष्क के टाइम का व्यक्ति है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित, बौद्धों का रामायण किसको कहा जाता है? बुद्धचरित। और इसके राजकवि जो कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है बुद्धचरित, जो कि बौद्धों का रामायण कहलाता है। वसुमित्र, पार्स, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबारी थे या फिर इसके दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, और सापेक्षता का सिद्धांत चूंकि इन्होंने प्रस्तुत किया है, इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। चीनी जो थे वो अपने को देवपुत्र कहते थे, और उसी वजह से कुषाणों ने भी देवपुत्र कहलाने की जो परंपरा है उसको वहां से उन्होंने अडॉप्ट किया था, लिया था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। तो देखिए, ये जो रेशम मार्ग है जहाँ पर हमने देखा कि इनका बहुत नियंत्रण था, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण पहलू था। यहाँ पर देखिए, हेलेनिस्टिक आर्ट हमने देखा था कि जब जो यवन शासक आए तो इन्होंने हेलेनिस्टिक आर्ट चलाया। तो हेलेनिस्टिक आर्ट का जो वो छाप है वो गांधार कला में हमें देखने को मिलता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। देखिए, चीन ने जो ये इसको बनाना शुरू किया था रेशम को, तो उसको वो समझ लीजिए कि कितने 100 साल तक उसको गुप्त रखे रहे। इसके बाद में वो तकनीक बाहर दूसरे की ओर यहाँ पहुँच पाई, क्योंकि किसी को ये आभास ही नहीं था कि ये जो रेशम का कीड़ा है इससे मतलब इतना अच्छा रेशम और इतने अच्छे कपड़े बनाए जा सकते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमाओं का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमने आज की वीडियो में जो देखा वो देखा कि शक, पहलव और कुषाण, ये 3 शासकों को या 3 राज्यों को हमने देखा। अब अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा संगम युग से। तो आज फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये किताब ही अच्छी है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से पढ़ें, वीडियो सुने, पढ़ें, याद करें, ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी ये हेल्पफुल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।